क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड चर्चा में है और बॉलीवुड में ड्रग्स का जो जाल है उसे लेकर फिर चर्चा हो रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा। हम उनसे बात करेंगे इस बारे में। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड चर्चा में है और फिर से इस बात की चर्चा हो रही है। तरह तरह के विवाद हो रहे हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल काफी फैला हुआ है और तमाम सितारे जो हैं ड्रग्स लेते हैं। आपकी क्या राय है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं तो आपने करीब से देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? देखिए रवि जी, हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड ड्रग्स के दलदल में फंसा है। यदि एनसीबी निडर होकर बॉलीवुड को इस दलदल से निकालना चाह रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? एक बहादुर होनहार ऑफिसर जैसे वानखेड़े सर वो आगे आकर खुलासा कर रहे हैं हर दिन किसी नई बात का। तो ऐसे में लोगों को चुभन क्यों हो रही है? क्यों लोग नहीं चाहते कि बॉलीवुड स्वच्छ बने? क्यों लोग चाहते हैं कि बॉलीवुड में नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो, चरसी हो? क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद है नशा करना, चरस लेना, गांजा लेना, कोक लेना, नारकोटिक सब्सटेंसेस लेना। तो जिन लोगों को पसंद है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। तो मेरा आपके माध्यम के जरिए उन तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप प्लीज एक होकर एनसीबी को सहयोग दें अपना, और जो लोग आगे आकर बॉलीवुड को स्वच्छ बनाना चाह रहे हैं प्लीज उनका आत्मबल आप कम ना करें, कमजोर ना करें, उन पर बेवजह आरोप ना लगाएं। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में ये जो जाल है ड्रग्स का, ये काफी फैला हुआ है? क्योंकि इस तरह की बातें भी की जाती है कि ड्रग्स का मिनांस जो है, ये जो परेशानी है ड्रग्स से संबंधित, वो तो तमाम सेक्टर्स में देखने को मिलती है, व्यापक रूप से समाज में देखने को मिलती है। बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। जब बॉलीवुड को डिफेंड किया जाता है तो ये तर्क बार बार दिया जाता है कि सिर्फ बॉलीवुड को हाईलाइट किया जाता है, उसके सितारों को टारगेट किया जाता है। बिल्कुल नहीं। समीर वानखेड़े भी बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी बात हो रही है। रवि जी, आप मुझे बताइए, आज लोग अपना आदर्श किसे मानते हैं, आइडल किसे मानते हैं? हाँ, युवा पीढ़ी बॉलीवुड से प्रभावित होती है। हम बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, सिनेमा देखते हैं और हमें लगता है कि चलो मुझे शाहरुख खान जैसा बनना है, सलमान खान जैसा बनना है, मुझे आर्यन जैसा बनना है। तो ये जो हम कर रहे हैं, बॉलीवुड को अपना आदर्श मान रहे हैं, क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्या बॉलीवुड को पहले सही नहीं होना चाहिए? पहले बॉलीवुड को दलदल से बाहर निकलना चाहिए। ये जो ड्रग्स का दलदल है, हाँ, इससे बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद आदर्श हम मान सकते हैं बॉलीवुड को। लेकिन तब तक ये जो युवा पीढ़ी है ये क्या देख रही है? अच्छा, इट्स ओके टू हैव कोकेन, इट्स ओके टू हैव चरस, इट्स ओके टू हैव गांजा। नो, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। ये जो ड्रग्स का कल्चर है इसे खत्म होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जब बॉलीवुड सितारों का नाम आता है ड्रग्स के मामले में या पकड़े जाने के मामले में, या उनके पास से सब्सटेंस बरामद होता है, तो युवा पीढ़ी को गलत संदेश जाता है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। आज जब युवा पीढ़ी डिप्रेस्ड फील करती है, लगता है कि अरे काम नहीं है, बेरोजगारी है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, चलो दम मारो दम करते हैं। नहीं, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। और ये आइडियाज कहां से आते हैं आपके पास? हाँ, आप अपने आदर्श को देख रहे हैं, अच्छा ये करते हैं, फलाना करते हैं, तो चलो मैं भी करता हूं। नहीं, वो डूब मरेंगे चुल्लू भर पानी में, आप भी जाकर डूब मरेंगे? नहीं, मत करो ऐसा। आप इंस्पिरेशन लो, लेकिन सही लोगों से लो। इट इज नॉट कूल। लेकिन लोग ये समझते हैं कि पार्टी का मतलब अपर होना चाहिए। अपर का मतलब स्टिम्युलेंट्स, स्टिम्युलेंट्स का मतलब कोकेन, सब्सटेंसेस दैट टेक योर स्पिरिट हायर। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत क्या है? आप खुद से नहीं कर सकते हैं क्या?
लेकिन ये जो आर्यन खान वाला मामला है, समीर वानखड़े जिसकी जांच कर रहे हैं, अब समीर वानखड़े जो है खुद जांच के घेरे में आ गए। नवाब मलिक ने तमाम आरोप लगा दिए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट के फर्जी होने से लेकर शादी का जो मसला है, वो जन्म से ही मुस्लिम है और हिंदू नहीं है, ये तमाम मसले उन्होंने उठा दिए और फर्जीवाड़ा करके उन्होंने यूपीएससी की एग्जाम दी और जॉब हासिल की। ये तमाम इल्जाम अब समीर वानखड़े पे लग रहे हैं और नवाब मलिक ने चैलेंज कर दिया है कि अगर मेरे इल्जाम गलत होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस पे क्या कहें? बट ये इल्जाम लगाने की जरूरत क्या थी? ये आरोप लगाने की जरूरत क्या थी? वानखेड़े सर के मिडिल नेम का बॉलीवुड के ड्रग्स के साथ संबंध क्या है? यानी अगर उनका मिडिल नेम कुछ और होता तो बॉलीवुड में ड्रग्स कम हो जाते या ज्यादा हो जाते? उन्होंने ये भी इल्जाम, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन क्या है। उनका मिडिल नेम जो भी हो, उनके मिडिल नेम का बॉलीवुड के ड्रग्स के साथ जो ताल्लुक है, उसके साथ क्या ये सिंक्रोनिसिटी है? कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो बेवजह आप जो मुद्दा है उसको ऑफ ट्रैक क्यों लेकर जा रहे हैं? उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जन्म पत्र से लेकर ही फर्जीवाड़ा शुरू होता है और अभी भी फर्जीवाड़ा चल रहा है बॉलीवुड में। ये जेन्युइन रेट नहीं थी जो क्रूज पे डाली गई थी, ये ट्रैप लगाया गया था जब तमाम लोगों को पकड़ा गया था और वसूली करने की कोशिश हुई थी। जैसा कि प्रभाकर सैल जो है किरण गोसावी के बॉडीगार्ड है, उन्होंने भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने ये बातचीत सुनी थी कि समीर वानखड़े को भी उसमें से 8 करोड़ मिलने थे। उन्होंने ये भी बड़े इल्जाम लगे कि वसूली का धंधा चल रहा है एक्चुअली ड्रग्स पकड़ने के नाम पर बॉलीवुड के जो लोगों को टारगेट किया जाए। देखिए, नवाब जी से मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहूँगी कि जो अच्छा काम हो रहा है प्लीज़ उसे होने दीजिए। आप प्लीज़ ऐसे बेवजह इल्ज़ाम मत लगाइए एनसीबी पर। और मेरा अनुरोध है आपसे सर कि असर पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि विश्व भर में नारकोटिक सब्सटेंसेस लिए जाते हैं, ड्रग्स का सेवन किया जाता है, सिर्फ बॉलीवुड को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि युवा पीढ़ी जब हिंदी फिल्म्स देखती है, वो मन ही मन अपने चहीते एक्टर्स को, अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को अपना आदर्श मानती है। तो जब ये लोग ये आदर्श, सो कॉल्ड आदर्श, ड्रग्स का सेवन करना शुरू करते हैं या पता चलता है, खुलासा होता है कि ओ माय गॉड ये लोग ड्रग्स लेते हैं, चिल करते हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी करते वक्त ड्रग्स लेते हैं, तो युवा पीढ़ी को लगता है कि ओके, इट्स ओके, ये लोग करते हैं तो हम भी करेंगे। तो सर, कहने का मतलब ये है कि असर पड़ता है। ये जो ड्रग्स कल्चर है इसे बंद करना होगा हमें। कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इल्जाम है जो लग रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेशन राइट ट्रैक पे जा रही है। जी, मेरा यही मानना है कि हमें वानखेड़े सर जैसे और ऑफिसर्स चाहिए ताकि एक ऐसा दिन आए जब बॉलीवुड में ड्रग्स का कोई नामो निशानी ना हो। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि आपका जो डिफेमेशन, आप पर जो डिफेमेशन केस किया है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने, 50 करोड़ का जो डिफेमेशन मानहानि का मामला दायर किया। आपने तमाम इल्जाम लगाए थे राज कुंद्रा पर कि 3 वीडियोस आपने शूट किए थे, 48 रुपए बाकी है, आपने हमसे एक्सक्लूसिव 48 लाख रुपए बाकी है और उन्होंने एक भी पैसे आपको दिए नहीं और बार बार उनका आप इल्जाम लगाती हैं और बार बार उनका कहना है कि आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं। तो अब उन्होंने मानहानि का केस किया, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगी? अब तक आपने चुप्पी साध रखी थी। देखिए, बात यहां पर सिर्फ पैसों की नहीं है, बात 14 अप्रैल 2021 की है। मैं गई थी जुहू पुलिस चौकी रिपू सुदन AKA राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने। और उस दिन मैंने अपनी शिकायत वहां पर सबमिट की थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि जल्द से जल्द बुलावा आए स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए। उससे पहले 19 अप्रैल 2021 के दिन यहाँ इस घर पर राज कुंद्रा आए थे और उन्होंने जो जो बातें कही मुझसे, वो बातें, उन बातों का खुलासा किया मैंने। हाल ही में किया था पुलिस चौकी जाकर। आई मीन टू से 20 तारीख को जब मैं गई थी, 20 अप्रैल 2021 के दिन मैं गई थी डर के मारी, मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी मैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की धमकी मिल चुकी थी मुझे 19 अप्रैल 2021 के दिन।
एंड मुझे मुझे डर था कि शायद कुछ हो जाए मुझको। ऐसा लगा कि अगर कुछ हो जाए तो कौन आएगा, कौन खड़ा होगा मेरे लिए, कौन। तो ये सोचकर मैं गई 20 अप्रैल 2021 के दिन पुलिस चौकी पर, जुहू पुलिस चौकी, एंड मैंने कहा कि सर मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। और उन्होंने पूछा क्यों, कारण क्या है। मैंने बोला मुझे डर है, मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे करियर को ख़तरा है, मुझे डर है इस बात का कि मुझे कुछ हो जाएगा। और मैं सिंगल वुमन हूँ, अकेली रहती हूँ, तो मेरे लिए बेहतर ये होगा कि मैं वापस लूँ इस केस को। ये बोलकर मैंने केस वापस लिया। तो ठीक है, बताया ही था, लेकिन मैं जानना चाहता अब कट टू उसके बाद ये लोग मतलब 10 महीने लगातार मुझे राज कुंद्रा ने परसुएड किया। 10 महीने लगातार, मैं आपको डेट के साथ बताती हूँ। 29 सितंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक लगातार मेरे पीछे पड़ते रहे, इंड्यूस करते रहे, परसुएड करते रहे, ये कहकर कि जेएल स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड, उनकी जो दूसरी कंपनी है जेएल स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी के साथ मैं जुड़ूं, जेएल स्ट्रीम ऐप के लिए मैं काम करूं। क्यों? क्योंकि शिल्पा और शमिता ये दोनों उस ऐप के साथ जुड़े हैं, ये दोनों उस ऐप के फेसेस हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जब उन्होंने यहाँ पर जब आए थे 19 अप्रैल 2021 के दिन जब आए थे धमकी देने, तब भी कहा था कि मतलब जैसा कह रहा हूं वैसा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो ये तो आपने मुझे सारी कहानी बताई थी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अब जो ये मानहानि का मुकदमा उन्होंने किया है 50 करोड़ का, इस पे क्या कहें? 14 अक्टूबर के दिन मैं फिर से गई जुहू पुलिस चौकी। ठीक है, वहाँ पे आपने हमसे बात भी की? हाँ, आपसे बात की मैंने, और वहाँ पर मैंने सीनियर इंस्पेक्टर से कहा कि सर इस बार मैं निडर होकर आई हूँ। पिछली बार जब 20 अप्रैल को आई थी शिकायत वापस लेने, मैं डर गई थी। मैं इस बार निडर होकर आई हूँ, और इस बार एक मतलब एक न्यू कंप्लेंट के साथ आई हूँ, नई शिकायत। उस शिकायत में वो तमाम पुरानी बातें भी हैं, नई बातें भी हैं, जो उन्होंने मेरे साथ जो अत्याचार किए हैं जून 2021 में, जुलाई 2021 में, उन बातों का भी जिक्र है। सर मैं चाहती हूं कि आप इस शिकायत की कॉग्निजेंस लें। मैं चाहती हूं कि आप मुझे स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाएं। तुरंत उन लोगों ने क्या किया, तुरंत उन लोगों ने, यानी रिपुसुदन ए राज कुंद्रा एंड मिसेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने सोचा ओके चलो डेफेमेशन सूट कर दिया जाए, ताकि ये फिर से डर जाए और इसकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग ना हो। आपको लगता है कि ये डराने के लिए आप पर 50 करोड़ का मुकदमा किया गया? आर्म ट्विस्टिंग एंड प्रेशर टैक्टिक्स, ताकि बात आगे ना बढ़े। मेरा सवाल इनसे ये है, आप क्यों नहीं चाहते कि मेरी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग हो? आप क्यों नहीं चाहते कि एफआईआर दर्ज हो? आप क्यों नहीं चाहते कि जांच पड़ताल हो? अगर तो आपने कानूनी जवाब दिया इस डिफेमेशन नोटिस का? बिल्कुल। उन्होंने कहा या तो माफी मांगो या तो फिर डिफेमेशन होगा आपका। माफी तो आप मांगेंगे, रिपुसुदन ए राज कुंद्रा एंड मिसेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, माफी आप मांगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अत्याचार आपने किए हैं। अत्याचार मैंने आपके खिलाफ नहीं किए हैं, आपने किए हैं। क्या कानूनी जवाब दिया इस नोटिस का? जी। सबसे पहले ये देखिए ना, इनके नोटिस में क्या बोलते हैं। मिस्टर राज कुंद्रा has various investments. My client was awarded the Champion of Change Award. आपने क्या जवाब दिया उसके बाद? आपने जवाब दिया कि at the outset, okay, our client states that the subject legal notice is devoid of merit and the contents of the same are in its entirety a sham and quintessentially concocted. आप खुद को बोलते हैं, हाँ, रिस्पेक्टफुल सिटीजन। एक सेकेंड, रिस्पेक्टफुल सिटीजन आप बोलते हैं, मानहानि का दावा करते हैं। क्या आपको पता है मानहानि का मतलब क्या है? आपको नहीं पता मानहानि का मतलब क्या है? मैं आपको बताती हूं। जो टेक्निकल में हमें अगर जी, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ये देखिए, यहां पर लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू पैराग्राफ नंबर 15 आवर क्लाइंट स्टेट्स दैट
It is pertinent to note that in order to constitute the offense of defamation, the mens rea to cause harm is the sine qua non. Our client states that there must be an imputation, and such imputation must have been made with the intention of harming or knowing or having reason to believe that it will harm the reputation of the person about whom it is made. ठीक है, बट यहां पर बात किसकी हो रही है? बात यहां पर रिपुसुदन AKA राज कुंद्रा की हो रही है, जिन्होंने इतने सारे कांड किए हैं. IPL स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग, की कंस्पिरेटर इन पोर्नोग्राफी केस, हाँ, एंड एक सेकेंड, गोल्ड स्कैम, चीटिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, FIR लॉज्ड इन लखनऊ, एक्सटॉर्शन केस, इतने सारे केसेस, इतने सारे कांड करके बैठे हैं. एंड देन ही क्लेम्स टू बी अ रिस्पेक्टफुल सिटीजन. क्या आपको नहीं पता कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने कितने पेजेस की चार्जशीट बनाई है? तो आपके पास वो नंबर है? हाँ, 1400, हाँ, पन्नों की, हाँ. लगभग 1500. मैं आपसे जानना चाहूंगा कि तो ऐसे में जब आपको पता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ऐसे में आपको डेफेमेशन नोटिस क्या भेजना चाहिए था? मुझ पर दबाव डालने के लिए? नहीं करना चाहिए. नहीं, आप क्यों नहीं चाहते कि मेरी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग हो? आप क्यों नहीं चाहते कि FIR दर्ज हो? आप क्यों नहीं चाहते कि जांच पड़ताल हो? जांच पड़ताल होने दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. तो शर्लीन, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप माफी नहीं मांगने वाली है, बल्कि ये लड़ाई कानूनी चल. एक सेकेंड, जरा लास्ट पेज आपको मैं सुना दूं. लास्ट पेज, हाँ, हमने लिखा पेज नंबर 34 मेरे रिप्लाई नोटिस का. In the circumstances, your client is called upon to undertake to comply with the following requisitions in acknowledgement of our client's legal and vested rights. Point number 13.1. Withdraw the present legal notice with immediate effect. Okay? ये हम कह रहे हैं. 13.2. To pay a sum of rupees 75 crores by way of compensation for mental harassment, agony, anguish, affliction, misery, trauma, acute stress and hypertension for which our client, which is me, is taking a medical treatment in a leading hospital in Mumbai. To pay an amount of 1,50,000 towards the cost of the present reply notice. To refrain from indulging in acts of intentional harassment by taking fraudulent recourse to noble provisions of law to cover your client's own wrongdoings. और भी कई सारी बातें. आपने मतलब 75 करोड़ का उन पर उल्टा दावा किया है, ये लिखा है. हमने तो कहा कि ये जो आप हमको स्ट्रेस, आपने 75 करोड़ बोला, ये 75 करोड़ का आपने दावा किया. जी, हमने कहा मानसिक रूप से जो परेशानी आपको, उसके लिए मानसिक रूप से जो आप हमें परेशान कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, एगनी, एंग्विश, एफ्लिक्शन, मिजरी, ट्रॉमा, एक्यूट स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन, जिसके लिए फिलहाल मैं मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही हूं एक जाने माने अस्पताल से, तो वहां पर आप पता लगा सकते हैं. तो 75 करोड़ का आपने दावा किया? जी बिल्कुल. चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो साफ है कि शर्लीन चोपड़ा जो है वो माफी नहीं मांगने वाली है राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से, जिन्होंने मानहानि का माफी मांगने की बात कर रहे हैं कि वो माफी मांगे. एक्सक्यूज मी, मुझे उनसे फिलहाल कोई माफी नहीं चाहिए. आई मीन टू से, ये जो यौन शोषण का केस है उसके लिए तो बिल्कुल माफी नहीं चाहिए. वो केस तो चलेगा, वो मुकदमा चलेगा, कोर्ट में चलेगा. जहां राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है, नोटिस भेजी है, वहीं शर्लीन चोपड़ा ने मानसिक रूप से परेशान करने के लिए 75 करोड़ का दावा कर दिया है. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.